हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हर दिन की भांति आप लोगों की सेवा में मैं पुनः हाजिर हूं आज, और आप लोगों के लिए बहुत ही चुनिंदे सवाल लेकर आया हूं, और जो कि एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और ऑल स्टेट गवर्नमेंट के से जो एग्जामिनेशंस होते हैं और उनमें से जो मैथ पूछे जाते हैं उसी के रिलेवेंट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आप हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर ट्रिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे और उसको बार बार जो है दोहराने की कोशिश करेंगे। जितना आप दोहराएंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल, जो कि ठीक में चलते हैं, देखते क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र, एक पिता है और उसके पुत्र की जो आयु का योग है वो 49 है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना, अगर ये x है तो ये y है। अब कहता है इसका योग जो है x प्लस y जो है वो कितना है, 49 है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:2 है, 5:2 है। फिर कह रहा है कि 5 साल के बाद यानी 5 बरस प्लस इसका अनुपात क्या होगा, यानी x प्लस 5 और y प्लस 2, यानी इसका अनुपात, यानी ये क्या होगा इसके बारे में बताना है। ठीक है, ये तो रहा बेसिक चीज़ जिसको कि हमें समझना है। अब हमें ट्रिक से कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जो है मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूँ। देखिए, इसको जनरल विधि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, मैं सिर्फ आपको बेस बनाने के लिए मैं ये किया। इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर एग्ज़ाम देते तो क्या करते, एग्ज़ाम में हमें अगर बनाना होता तो कैसे बनाते, वो देखिए हम कैसे बनाते। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों पिता और पुत्र के आयु का जो योग है वो कितना है, 49 है। और देखिए इस अनुपातों का योग कितना है, 7 है। तो 7 इसको लिख सकते हैं, 7 बराबर कितना हो गया, 49। 7 बराबर 49 है तो ये कितना गुना हो गया, 7 गुना। फिर ये हमें पुत्र की पूछा है, पुत्र का अनुपात कितना है, 2 अनुपात वाला में है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से 14 बरस। ये अभी आंसर नहीं निकला है, ये चूँकि अब निकालना कब है, जब इसमें हम 5 बरस जोड़ेंगे। चूँकि ये वर्तमान आयु ने 5 बरस के बाद की आयु की पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की क्या आयु है उस हिसाब से पूछ रहा है। तो उसके हिसाब से 5 साल इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 साल जोड़ देंगे, 14 5 19 बरस जो है आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सवाल कैसा लगा आप लोगों को, लॉलीपॉप था या नहीं था, था ना लॉलीपॉप। चलिए इसी तरह खूबसूरत सवाल मैं आप लोगों से दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए आज का जो सवाल है वो लॉलीपॉप तो इसको नहीं कह सकते, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इस सवाल में, और इस सवाल को जो है अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है भ्रमित सवाल है, ये भ्रम पैदा करता है। इसीलिए इस सवाल को आप यानी बोल सकते हैं मायावी, ये मायावी है, देखने में आसान है लेकिन ये थोड़ा सा अगर फिसले तो आप गए काम से। पढ़िए सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 6 रुपये में, कितना में, 6 रुपये में जो है वो 20 पेंसिल खरीदता है। पेंसिल जो है क्या करता है, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है पेंसिल का, 6 रुपया, यानी एक तरह से कॉस्ट प्राइस वाला यानी वस्तु है। अब ध्यान दे, कह रहा है फिर कि उसी वस्तु को जो है 6 रुपये में जो है 16 के हिसाब से बेचता है। 6 रुपये में जो है 16 के हिसाब से यानी बेचता है, पेंसिल बेचता है, यानी ये क्या हो गया, सेलिंग कर रहा है कितना। अब इन दोनों का क्या है, वैल्यू बराबर हो जाता है एक तरह से, क्योंकि ये मूल्य बराबर है तो ये भी क्या होना चाहिए था, बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर है क्या, नहीं है। तो इन दोनों के अंतर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है, अंतर जो हमें पता चल रहा है, अंतर जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4 का। यहीं पर समझना है, यहीं पर जो है मायावी चाल चलता है। यहीं पर जो है अभी जैसे यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख दिए 20,
तो आप लोग जो है क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इसी को मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है उसके बारे में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्यों नहीं हम इसको कॉस्ट प्राइस माने, इसको ही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस क्यों हो गया? क्योंकि यह मूल्य जब बराबर हो, मूल्य जब बराबर हो और जितना हम खरीदे थे और जितना हम बेच रहे हैं उनमें से जो अंतर होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट कितना है, 4, ये हो गया प्रॉफिट। अब है जो ये सेलिंग प्राइस, चूंकि ये न्यूनतम वस्तु है, देख लीजिए यहाँ पर 20 था, यहाँ क्या है 16, इसलिए न्यूनतम वस्तु जो है वो कितना है 16। यहाँ तो रुपया है लेकिन यहाँ क्या है, वस्तु है। पेंसिल क्या होता है, वस्तु होता है, इसीलिए जो है हम यहाँ जो 16 दिख रहा है ये छोटा है और इसी को हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी मूल्य, यानी इसको क्रय मूल्य इसी को मान लेंगे। तो क्रय मूल्य जब ये हो जाता है तो लाभ हमें कितना हो रहा है, 4 वस्तु। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं 16 बराबर जो है हम लिख सकते हैं 100%। तो 4 बराबर कितना होगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 16 जो है, 16 में जब हम 4 से भागा दिए तो क्या हो गया 4। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 25। तो हमें कितना परसेंट निकल गया, 25%। तो ऑप्शन नंबर 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में जो है हमें 25% दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। यही थोड़ा भ्रामक सवाल था, इसको जो है हमें समझना है, ठीक ना। ये कहीं छुप जाता है ना, कहता छुप गए सारे नज़ारे क्या बात हो गई, और यहाँ पर यही थोड़ा भरमाता है, जो कि देखते देखते जो है आदमी फिसल जाता है और वो गलत कर बैठता है। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, इसको समझना है कि चूंकि अब वस्तु का मूल्य जो है वो समान दिख रहा है लेकिन वस्तु की मात्रा में अंतर हो रहा है। तो जो कम मात्रा वाला होगा, जो कि सेलिंग प्राइस में ही दिख रहा है हमें, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वाला जो वस्तु है वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। और इसी को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले को ही इसको क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस वस्तु मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस वस्तु मान लेंगे, और इसी के आधार मान करके जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया है और यह सवाल जो है ना बहुत ही कोमल सवाल है, थोड़ा सा अप्रोच की ज़रूरत होता है, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होता है, और देखिए कितना लाजवाब सवाल है। इस सवाल को जो है हम जो है बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसको पहले सबसे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक धनराशि है जो कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% यानी 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% है, टाइम t बराबर 5 ईयर्स, और रेट कितना है 2%, और यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो निवेश की गई राशि कितनी है। यानी निवेश मतलब हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। निवेश मूलधन कितना है, कितना निवेश किया गया है, और यानी ब्याज दिया गया है, यानी SI जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया वाला है एक तरह से 300, क्योंकि 300 रुपया का ही अंतर होता है। तो अब ध्यान में आप लोगों को आ चुका होगा कि हमें मूलधन बराबर निकालना होता है। साधारण ब्याज वाले में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, तो क्या करते हैं, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है यानी ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 300, गुना कितना हो गया 100, बटे डिवाइड अपॉन कितना हो जाएगा 5 गुना 2, यानी समय गुना दर, यानी 5 गुना 2। जब इससे अब आप क्या करेंगे, 5 दूना 10, 0 कट गया तो कितना बच गया 3000। ये बहुत ही आसान सवाल था, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूल यानी समय गुना दर। 5 क्या है, समय है, 2 क्या है, दर है। उसको सलूशन कर लेंगे, हल हो जाएगा। इसको जो है हम यानी कहने का मतलब डिजिटल सम के माध्यम से भी बना सकते थे।
कैसे डिजिटल सम बना सकते थे, हालांकि इसे बनाना नहीं है क्योंकि इजी वे में बन रहा है, तो इसलिए इसमें डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सम कहाँ लगाते हैं हम लोग, जहाँ की कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिनाई होता है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो अगर डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, डिजिटल सम में 3 का प्रयोग हो जाएगा। डिजिटल सम जिसका 3 होगा वही होगा। 3 जिसका डिजिटल सम किसका है, बी का है, क्योंकि ध्यान दीजिए जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता डिजिटल सम में। 5 दूना 10 जीरो हो जाए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 बचा डिजिटल सम। तो इसका 3 डिजिटल सम 3 किसका है, इसी का है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 है, 3 2 5 हो जाता है, नहीं होगा। तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, मैं आशा कर सकता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आज का सबसे हलवा सवाल है और इस हलवा को किस तरह से बनाना है वो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे हलवा बनता है। कह रहा है, प्रश्न को देखिए, अब स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसने एक कार खरीदा, एक कार खरीदा। क्या खरीदा, कार खरीदा। कितना में खरीदा, तो 1 लाख रुपये में। 1 लाख रुपये में कार खरीदा और इसमें मरम्मत करने में इसको 2000 रुपये लगा, 2000 रुपये लगा। और तो ये कुल लागत कितना हो गया, कुल लागत हो गया 1,02,000। ठीक है, 1,02,000 लागत, कुल लागत हो गया। अब इस कार को क्या किया कि बीमा 20,000 पर नहीं, 20,000 ही है, सॉरी यहाँ पर 2,000 नहीं बल्कि 20,000 है। 20,000 मरम्मत करने में लगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 1,20,000 हो गया, 1,20,000 रुपया लागत हो गया। और कह रहा है कि उसने कार को जो है 80,000 रुपये में बेच दिया, यानी कार का विक्रय मूल्य जो है, कार का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80,000। तो आपको पता चल गया होगा, पर यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा। चूंकि विक्रय मूल्य कम है तो इसे हानि ही हुआ होगा, नहीं तो हानि कितना होगा, तो देख लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है। तो अंतर जो है वो 40,000 के करीब है, 40,000 के करीब अंतर है। तो 40,000 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, हानि % बराबर हानि गुना 100। तो हानि कितना है, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे देखिए, चलते हैं कैसे बराबर विधि से इसको बनाते हैं। करना क्या है, कुल लागत कितना है, 1,20,000, यानी 100%, नहीं तो इसको लिखिए 1,20,000 बराबर कितना हो जाएगा, 100%। अब ये कह रहा है कि 40,000 बराबर कितना होगा, 40,000 बराबर वाट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये जो है कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, यानी 1200 गुना। 1200 गुना इधर से गुना करेंगे, लेकिन अगर इसको अगर करेंगे इधर से करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 1200 से भाग दे देंगे, 1200 से भाग दे देंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम इसमें 1200 से भाग दे देंगे, 1200 से भाग दे देंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया। और देखिए 4 तिया 12 100, तो कितना हो गया 100/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 33 पूर्णांक यानी 33% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसको इस विधि से बनाना है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसको जो है हम क्यों नहीं बनाए डिजिटल मेथड से, क्योंकि अप्रॉक्स में नंबर आ रहा है, अप्रॉक्स में रिजल्ट है, इसलिए अप्रॉक्स में रिजल्ट आने से के कारण ही इसमें जो है हम डिजिटल सम का या डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, तो आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका सवाल जो है स्क्रीन पर आ गया है और इसको पढ़िए। कह रहा है कि a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा।
तो ऐसा सवाल अगर आए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे कि a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, √3, इतना लिख सकते थे। जब इतना हम लिख सकते हैं तो जब इसी का जब आप क्यूब करेंगे ना, जब इसका जब आप क्यूब करेंगे a³ प्लस a³, तो इसका आंसर जो आता है 0 आता है, 0 आता है। ये सूत्र ही है, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है। तो a³ प्लस 1/a³ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक ना। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात और करें तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें जैसे कि a पर पावर अगर 6 हो तो इसका पावर आंसर जो होता है -1 होता है। अगर एक कंडीशन में ये रहे a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर यानी 3, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 1/a बराबर √3, और इसी को लिख सकते हैं a³ प्लस 1/a³ बराबर कंडीशन में 0, और a पर पावर 6 को हम लिख सकते हैं यानी -1। अगर इस सवाल में ऐसा सवाल रहे और इसका मान पूछे तो, इसका मान पूछे तो इतना। अगर 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 मान के चलिए कि इसका पावर जो है ना, पावर ऐसे सब कंडीशन में पावर अगर 6 का अंतर हो, 6 का अंतर हो, 6 का अंतर हो, तो आंसर जो होगा, आंसर जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है। तो ऐसा सवाल अभी तो आया नहीं है, अभी सवाल ये आया तो डायरेक्ट आपको 0 मारना है। कंडीशन में यही होना चाहिए a प्लस 1/a बराबर √3। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें खटाक से 0 मारना है, कुछ सोचने करने की विचार नहीं है, ये आप रट लीजिए। ऐसा क्यों होता है, तो जब आप इसको सूत्र से निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, वो आराम से निकलेगा, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, इसको अगर करते हैं, अगर इसका क्यूब करते हैं तो क्या लिखेगा, इसका क्यूब लिखेगा तो a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस a² b प्लस थ्राइस b² a बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3√3। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ये कॉमन आ गया, सॉरी, a³ प्लस 1/a³ और इसको a खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पर a, 3a प्लस 3/a, तो कॉमन आता है क्या इसमें, ये 3 को a³ प्लस 1/a³ और इसमें देखिए 3 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, a प्लस 1/a बराबर 3 × 3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस 1/a का मान अगर √3 है, अगर यहाँ √3 मान लेंगे तो a भी √3 बन जाएगा। यही 3√3 जो है इधर आके क्या हो जाता है, घट जाता है। जब घट जाएगा तो 3√3 में 3√3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि a³ प्लस 1/a³ बराबर 3√3 - 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बहुत ही पेचीदा सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, लेकिन ये पेचीदा है नहीं। ये जो है ना, बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं गुपचुप टाइप का। ठीक है। देखिए हम कैसे किस तरह से गुपचुप खाते हैं, उसी तरह से हम बनाएंगे। जस्ट लाइक गुपचुप, यानी उसको पानी पूरी की तरह खाएंगे। देखिए पानी पूरी कैसे खाएंगे वो ध्यान में देखिएगा। प्रश्न देख लीजिए, आपके कह रहा है कि योगफल बताइए इसका। योगफल जो है 1 पर 5 2 5 पावर 5 प्लस 3 पर पावर 5 प्लस 4 पर पावर 5 और प्लस 5 पर पावर 5 को जो है वो क्या कीजिए, 4 से विभाजित कीजिए। 4 से विभाजित करना है, यही सवाल है। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा।
ठीक है, यही सवाल है। देखिए जब ऐसे सवाल आए तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और धीरे धीरे, कहते हैं ना धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो कोई सुने नहीं, बस आपके अंतर मन में वो चलते रहे, द्वंद्व जो भी चले तो वो अंतर मन में चले। अब ध्यान दीजिएगा शेषफल कैसे हम लोग निकालते हैं। अब कहता है किससे भाग देना है, 4 से भाग देंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि 4 पर पावर कितना भी क्यों ना हो वह संख्या जो है 4 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 4 से ये कट जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 5, अब ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 5 है, जैसे देखिए 2 पर पावर जैसे 2 हो गया तो ये 4 हो जाता है, और इस पर कितना पावर रहे उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। जैसे 2 पर पावर 3 8 होता है, देखिए ये 4 से कटता है, 2 पर पावर 4 ये 16 है, ये 4 से भाग लग जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो दिख रहा होगा 2 पर पावर 5, चूँकि ये पावर 2 यानी 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है वो कटेगा ही कटेगा, कितो पावर रहे इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये भी चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 1 और 1 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 5 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों विषम संख्याएं, 1 भी विषम है और 3 भी विषम है, ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। दूसरा कंडीशन में क्या देखिए, जब 2 ऑड नंबर जुड़ता है ना तो उसका योग जो होता है वो सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। जब 2 ऑड, जैसे 1 और 3 दोनों ऑड है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या है, सम संख्या है, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। 1 है और 3 है और ये 4 हो जाता है, तो इसका मतलब 4 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि इस पर जो है पहला नंबर देखिए पावर जो है वो सेम है, यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है। तो यहाँ पर एक खासियत क्या है कि पावर जो है वो विषम संख्या है, 5 है, 5 क्या है, विषम है। तो 2 ऑड नंबर का योग अगर 4 से विभाजित हो और उस दोनों विषम संख्याओं पर पावर सेम हो लेकिन वो विषम हो, सेम हो लेकिन अगर वो विषम हो तो वह संख्या जो होगी 4 से विभाजित होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 पर पावर 5 जो और जोड़ 3 पर पावर 5 जो है वो 4 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह भाग लग जाएगा, पूरी तरह भाग लग जाएगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा वो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैसे होगा। एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, 1 पर पावर 3 और जोड़ 3 पर पावर 3, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और ये विषम, ये दोनों तरफ से विषम, ये तो बराबर हम पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए। कंडीशन क्या है 4 से कटने के लिए, पावर सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी में क्या है कि दोनों का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, क्योंकि जब तक कि 2 विषम नहीं जुड़ेंगे तो सम नहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ, अगर 2 विषम जो है, 2 विषम का योग अगर वो 4 से कट रहा हो, यहाँ 4 से बोल रहा है 4, अगर यहाँ 6 रहता है तो 2 विषम का योग अगर 6 से कट रहा होगा तो भी ये कटेगा, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 1 4, पहला नंबर तो ये 4 से कटने वाला था। दूसरा कंडीशन हम क्या चेक किए कि यह और यह दोनों विषम है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हमने क्या चेक किया कि दोनों के ऊपर पावर सेम है और वो भी क्या है, पावर विषम संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो ये भी चला गया आपका। तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 5 पर पावर 5। 5 पर पावर 5 जब हमारे पास बचा तो आप देख लीजिए, 5 से भागा दीजिएगा 4 में तो कितना शेष बचता है, 1 बचता है ना, 1। और 5 के कितने भी गुणनफल से आप भाग दीजिएगा 4 से तो उसका हमेशा जो है 1 ही शेष बचेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1। इन ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो हो जाएगा करेक्ट। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, 25 से में भाग दीजिएगा 4 से तो शेष कितना बचेगा, 1। 5 है 25 5 125 में भी अगर 4 से भगा दीजिएगा तो कितना बचेगा, शेष 1। शेषफल 1 बचेगा, ये शेष है, ठीक है। न दे करके आप देख लीजिए, शेष 1 ही बचेगा। यानी 5 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 होता है, और 5 के जब मल्टीपल में भी जब हम 4 से भाग देंगे तो उसका भी रिजल्ट जो आएगा वो 1 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर
बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि इस सवाल को जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। घुंघरू, इस सवाल का नाम है घुंघरू। ये घुंघरू देखिए कैसा है घुंघरू। ये सवाल देखिए, घुंघरू वाला सवाल आ चुका है और बहुत ही यानी खतरनाक सवाल कहा जा सकता है इसको। यानी अगर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस नहीं लगाएं तो फिर ये फिसल जाता है सवाल। तो देखिए पढ़ते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, 28 गुना है, सॉरी 28 गुना है। एलसीएम कहता है कि एचसीएफ से जो है एलसीएम जो है 28 गुना है। अगर यह x है तो ये कितना है, 28x है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योगफल यानी 28x प्लस x बराबर कितना है, यानी 1740। तो यदि उनमें से एक संख्या दिए वाला है, उनमें से एक संख्या दिए वाला है और उस संख्या का है कितना, 240। तो आप पहले आप देख लीजिए, ये 29x बराबर 1740। अब ये 29 से जब भागा दीजिएगा ना तो ये कितना गुना है, ये हो जाएगा 9 की 54, यानी 60 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 60 गुना, 60 गुना हो जाएगा। तो और यहाँ पर पहली संख्याएं दिया हुआ है, पहली संख्या जो है वो दिया वाला है, कितना दिए वाला है, तो ये 60 गुना कौन है इसमें आप देख लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट में आप देख लीजिए 60 गुना कौन है। 60 गुना जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो 60 गुना हमें दिख रहा है 6 7 42, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। और तो ये 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 420 ये दूसरी संख्या निकलेगा, तो चूंकि हम देख रहे हैं ना ये 60 का गुणी है, ये 60 क्या है यहाँ पर, ये 60 जो गुणी है ना वो x का मान निकला है, x का मान। और x क्या है, ये 60 जो है एक तरह से एचसीएफ है, एचसीएफ है। और एचसीएफ जो होता है ना वो कॉमन होता है, एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। और जब जो कॉमन होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों संख्या जो है इस कॉमन से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कॉमन कितना है, 60। तो यही 60 जो है दोनों संख्या में विभाजित होगी, क्योंकि देखिए इसमें जो पहली संख्या दिया हुआ है वो 240 है और ये 240 जो है ये भी जो है 60 से भाग लगना चाहिए। तो लगता है कि नहीं लगता है, 60 गुना 4 की जगह 240 हो जाएगा, होगा ना, ये कट जाता है। इसलिए जो ऑप्शन में जो दूसरी संख्या हमें निकालना चाहिए तो वो भी संख्या जो भी होगा वो 60 का मल्टीपल होगा। तो 60 का मल्टीपल कौन है, ए है। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीका से। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को मैंने आपको दूर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल जो कह रहा है, सवाल जो कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k बराबर व्हाट। ठीक है, रेसिप्रोकल यहाँ पर जो है ये द्विघातीय समीकरण से पर आधारित ये सवाल आ चुका है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कितना घात है, 2 घात है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं द्विघातीय समीकरण। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि द्विघातीय समीकरण में 2 मूल होते हैं। 2 मूल कौन कौन होते हैं, एक मान लेते हैं अल्फा मूल और दूसरा मान लेते हैं बीटा मूल। ये मूल है अल्फा मूल और ये बीटा मूल, ये 2 मूल होते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज पढ़े होंगे आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, इसी को बोलते हैं मूलों का योग। ये मूल है, अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो मूलों का क्या हो गया, योग हो गया। और इसका सूत्र क्या होता था, -b/a। और ये मूलों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल क्या होता था, गुणनफल होता था c/a। ये सूत्र हम लोग जानते थे, बचपन में ही पढ़े हैं, यानी 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से पढ़िए क्या कर रहा है कि जो ये दोनों मूल है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अल्फा जो है ना
वो बीटा का जो है अल्फा जो है, यानी आप मान के चलिए कुछ भी मान लीजिए, अल्फा जो है या बीटा मान लीजिए, बीटा जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, अल्फा का, या उल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती, ये जो इन्वर्स हो गया ना, ये इन्वर्स का ही मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। बी व्युत्क्रमानुपाती किसका, अल्फा का, यानी बी नहीं बल्कि बीटा, अल्फा और बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे बी और इसको, तो कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाता है, 1। यानी हमें जो है प्रश्न में हमें अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से चलिए, ये क्या है, के क्या है, ये सी का मान है, सी, बी का मान कितना है 8, और ए का मान कितना है 3। ए का मान 3, बी का मान 8 और सी का मान के, और हमें निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी बाय ए, सी कितना है, के है, ए का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 3 है, तो 3 से हम भाग देंगे के में, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आनी चाहिए। 3 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 3 से भाग दिए हम के में, तो रिजल्ट कितना आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो के का मान कितना रखेंगे, जो कि 3 से भाग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, के का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। के का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 बाय क्या हो जाएगा 3, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, के बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही सवाल हो जाएगा। तो ये देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल था, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बेवफा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग इस ऐसे सब सवाल का जो है ना, इन प्रैक्टिस बहुत कम क्या करते हैं, ठीक है, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए बेवफा हो जाते हैं। देखिए आज का ये फिर आ गया घोड़ पड़े सवाल, गिर पड़े घोड़ पड़े। देखिए कितना बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा है, ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये सब भूलने की चीज़ नहीं है। अगर आप भूलते हैं तो फिर ये सवाल आपके हाथ से गया काम से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्या है सवाल वो लिखते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इतना बराबर इतना है, तो बोल रहा है इसका मान निकालिए, व्हाट। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, इफ x + 1 / x = 2। जब x + 1 / x = 2 हो, ये दिखे आपको कहीं भी, तो ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर x का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। x का जब मान 1 हो जाएगा तो आपको ये भी पता है कि एक वैसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं या भाग करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो x² इसका कोई यूज ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं होगा, x का कोई यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं, क्यों, विशेष प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको हटा दिया। अब शेष क्या बचा, ये 2 है, जोड़ है 2 2 4 हो गया, 3 5 8 3 11 हो गया। कहाँ है 4/11, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा 4/11, जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो ये हमेशा याद रखें, ऐसा कंडीशन में इस तरह के सवाल में जो है ये x का मान 1 हमेशा होता है, अगर x + 1 / x = 2 हो। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 जोड़ 1 कितना होता है, 2 होता है, और 1 में 1 से भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि एक कंडीशन में हमेशा जो है उसका x का रिक्रूटमेंट में, यानी प्रभाव जो रिजल्ट जिसका हम निकालना चाह रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मल्टीपल या डिवाइड करने पर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, चलती का नाम है गाड़ी, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलती का नाम गाड़ी, देखिए कैसा चल रहा है। आप लोग कभी पार्क में घूमने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर जो है पार्क में चारों तरफ बाउंड्री बनाया रहता है ताकि वहाँ पर टहल सके। इन उद्यान में आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ रहता है, बना रहता है ना। अब ध्यान दीजिए वो, और इसकी परिधि जो बोल रहा है, इसकी जो लंबाई परिधि जो है वो कितना है, 1600 मीटर है, 1600 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 205 मीटर और 195 मीटर प्रति मिनट की चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं, एक ऐसा स्थान चूज कर लेता है,
यहाँ पर इस जगह ए है और यहाँ पर बी है। ये दोनों एक ही स्थान से चलता है और लेकिन दोनों की जो दिशाएं है ना वो अंतर है। एक ए इधर चलता है और बी इधर चलता है। कह रहा है कि ए जो है ना ये 205 देखकर ये जो है 205 मीटर 1 मिनट में चलता है। कितना में? 1 मिनट में। 1 मिनट में ये चलता है। 1 मिनट में 205 मीटर। और ये जो है ना 1 मिनट में, ये जो है 1 मिनट, बी जो है 1 मिनट में वो कितना मीटर चलता है? 195 मीटर। 195 मीटर। ठीक है। अब देखिए दोनों की दिशाएं क्या है यहाँ पर विपरीत, और कह रहा है कि वह एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे। यह जो है ऐसा कौन सा समय आ जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर अगर मिलता है तो यहाँ पर मिलने में कितना समय लगा, ये समय हमको बतलाना है। समय कितना लगा, तो विपरीत दिशा में स्वाभाविक है जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करेगा। ठीक ना। तो एरिया भी जल्दी कवर कर लेगा। ये जल्दी कवर करने का मतलब क्या होता है, अगर विपरीत दिशा में हो तो दोनों का ऐड हो जाता है। तो 205 और 195 कितना होता है? अगर 1 मिनट में ये 205 मिनट चलता है और 1 मिनट में ये 195 किलोमीटर 195 मीटर चलता है, तो दोनों मिलकर जो है 1 मिनट में कितना चला? तो 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 400 मीटर, 1 मिनट में 400 मीटर चलता है। 400 मीटर कैसे आया? तो 195 और जोड़ कितना 205, यानी इसको लिख सकते हैं 400 मीटर। अब है कितना? है जो है 1600 मीटर। अब देखिए ये 1600 मीटर जो है ये कितना गुना है? ये 4 गुना है। तो समय भी क्या हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 मिनट। यानी 4 मिनट में जो है वह जो है एक दूसरे से क्या करेंगे? मिल जाएंगे। ठीक है। तो 4 मिनट ऑप्शन कहाँ है? 4 नंबर ऑप्शन है 4 मिनट, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए हम। ठीक है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट भी करो भाई। आप लोग जो है कमेंट करने में कंजूसी करते हो। ठीक है। कमेंट मैसेज करो, क्या सही क्या गलत, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी यानी कुछ लिखो। ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा? सुधार होगा। जब आप लोग ही कमेंट नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बढ़ेगा? ठीक ना। इसलिए आप लोग जो है जज भी करो, उनमें से क्या समझ में आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसके बारे में भी सोचो। ठीक है। तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। चलिए ये लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है। फिर आ गया लॉलीपॉप सवाल। कह रहा है देखो कैसे मज़ा आता है बनाने में। कह रहा है कि यदि कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और ये कहता है 12 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाता है। खंबे को पार से समय कितना ले रहा है? टाइम समय ले रहा है ये 12 सेकंड। ठीक है। तो कहता है किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति क्या होगी? चाल निकालना है, गति निकालना है, जो कि बहुत ही इजी तरीके से निकलने वाला है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। खंबे की कोई माप नहीं होती है। खंबे को जो है काउंट नहीं किया जाता, उसका 0 माना जाता है। ठीक है। खंबा हो गया और कभी कभी देखने लैंप बोलता है, लाइट लैंप बोलता है, लाइट खंबा बोलता है। ये सभी का जो है मान 0 मीटर माना जाता है, यानी कुछ भी नहीं माना जाता, उस नगण्य है। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? लंबाई 150 मीटर है, समय कितना है? 12 सेकंड है, और तो कुछ है नहीं।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना, चाल कितना, दूरी कितना है 150 मीटर और 12 सेकंड। इससे भाग दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, 3 से कटता है, 3 चौक 12, ये 3 से कट जाएगा 50, तो 50/4, और ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये रिजल्ट मांग रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा हो तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मान रहा हो तो हम डायरेक्टली जो है यानी 3.6 से जो है क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 4 नमा 36 यानी 0.9 हो गया, और 9 से गुना कीजिएगा 50 में कितना हो गया, 45, यानी 45 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तो अगर ऐसे सब सवाल आए ना तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ यहीं पे देख लेना है, यहीं पे देख लेना है कि ये 2 1 3 है, 5 1 6, मतलब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, कट रहा है ना, कट रहा है। चलो कट रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं करता तो फिर 3 से चेक करते, लेकिन ये कट रहा है इसलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे किससे, 9 से चेक करेंगे। क्यों करेंगे चेक 9 से, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए था, और किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए जो है हम हमेशा जो है मीटर प्रति सेकंड में जो है, क्योंकि ये नियम ही होता है कि यानी 3.6 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तब हमें क्या मिलता है, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें 3.6 से मल्टीपल करनी पड़ती है। 3.6 से क्या पता चला, 6 3 9, यानी 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं, 9 से कौन डिविजिबल है, 9 से कौन डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन 1 ही है जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 5 45। ये सब करने की ज़रूरत नहीं था, सिर्फ हमें यहाँ पर चेक करना था, ये 150 मीटर है, ये 12 सेकंड है, ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, इसलिए हमें चूज क्या करना है, 9 से। अगर यह यहाँ पर जो है ये रहता 9, यहाँ पर 9 से कटता, यहाँ 3 से ही रहता, तब जो है हम चेक करते 3 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ 3 का मल्टीपल चेक करते। तो ऐसा ऑप्शन नहीं आता लगभग में, यानी लगभग जो है ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पर आप लोग इस विधि से जरूर बनाए होंगे। 150 मीटर हो गया और ये 12 सेकंड हो गया, इसको बदलने के लिए आप लोग जानबे करते हैं कि 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये किसमें बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 दूना 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15 30, और ये 15 दूना 30, और 15 गुना 3 कितना हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आई होप कि इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। इसका सवाल जो है ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपसे ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि संख्या इतना है, संख्या कितना है, इतना है, और कह रहा है कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होता है, कंपोजिट नंबर के लिए, लघुत्तम विषम भाज्य के लिए ये आपको ये पता होने चाहिए। यानी कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम जो है उसका गुणनखंड जो होना चाहिए वो 3 होनी चाहिए, फैक्टर जो होना चाहिए 3 फैक्टर होना चाहिए। जब तक कि 3 फैक्टर नहीं होगा तब तक जो है उसको जो है हम नहीं बोल सकते कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में चाहे लघुत्तम विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकता है, और उसमें यानी सम भाज्य संख्या भी हो सकता है।
कंपोजिट नंबर में दोनों आता है, विषम भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर में सम भाज्य संख्या भी आता है। तो कैसे हम जानेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर जानने के लिए आप चलिए मान के चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 का गुणनखंड क्या होता है? 1 ही होता है। 2 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2 होगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3 होगा। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2 और 4। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना गुणनखंड हो गया? 1, 2, 3, ये 3 गुणनखंड हो गया। जब ये 3 गुणनखंड हो गया तो 4 क्या हो गया? 4 जो है ना वो यानी कंपोजिट नंबर है। 4 अभी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 4 है क्या? सम संख्या है। तो 4 सम संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह जो लघुत्तम समभाज्य संख्या है। तो हम अगर कोई पूछेगा कि लघुत्तम समभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, तो आंसर होगा 4। 4 जो है लघुत्तम समभाज्य संख्या है। लेकिन हमें तो कह रहा है विषम, विषम के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। 5, 1 और 5 होता नहीं होगा। 6 सम संख्या हो जाता है। 7 विषम होता है, 1 और 7। तो 9 जो होता है, 9 देखिए 1, 3 और 9। 1, 3, 9 जो है ये क्या है? ये विषम। 9 क्या है? विषम संख्या है। और इसका कितना गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड अगर हो तो क्या कहलाएगा? वो लघुत्तम, यानी उसको हम कंपोजिट नंबर के अंतर्गत लाएंगे। कंपोजिट नंबर मतलब विषम भाज्य हो गया ये। तो और लघुत्तम मतलब पहला यानी सबसे छोटा अंक यही है, जो कि सबसे छोटा अंक 9 ही है ऐसा, जो कि क्या है? वो पहला जो है यानी विषम भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटा। यानी सबसे छोटा कौन है? 9। अब कह रहा है कि 9 से विभाज्य होने वाला, ये कौन है? 9। अब 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता डायरेक्ट पूछ लेता तो हमें डायरेक्ट ही निकाल लेते, लेकिन ये ऐसा बोल दिया। तो इसके लिए जो है आपको याद रखना होगा कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या जो होता है वो 9 होता है, और लघुत्तम सम भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको जो है 2-4 दिन तक लगातार जो है इसको पढ़ते रहिए। एक बार, ज़्यादा नहीं, हर दिन जो है 1 बार सुबह पढ़ लीजिए, 1 बार शाम को पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना है लघुत्तम विषम भाज्य संख्या 9, लघुत्तम सम भाज्य संख्या 4। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप में तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। 9 से विभाजिता का नियम आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ 9 होता है उसको क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। 9 देखिए ये ख़त्म हो गया 9, और कहाँ देखिए ये 7 और 2 9 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। 6 और 3 ये भी ख़त्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 3 3 6, 1 7 और 2 9, ये भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? 5 और ये P। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 5 में क्या जोड़ेंगे जो कि 9 हो जाएगा? तो 5 में हम बोलेंगे कि सर 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 9 हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी पी की जगह का मान 4 होनी चाहिए। आई होप कि इस सवाल को आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर गौर से नहीं देखें ना तो फिर आप फिसल जाएंगे। देखिए कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है भाई। समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री कर दिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजाओं का जो योगफल है ना वो 8450 है। 50 वर्ग इकाई है। नहीं, हाँ, वर्गों का योगफल जो है 8450 इकाई है। तो इसके कर्ण की लंबाई निकालिए। इसकी लंबाई क्या है ये हमें क्या करना है? निकालना है। अब जो है आप लोगों को पता है, अगर इसको लंबाई L मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं ना, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? L² जोड़ B² बराबर क्या होता है? H² ना। अब कहता है तीनों भुजाओं के वर्ग, तीनों भुजा, एक भुजा L है तो इसका स्क्वायर, दूसरा भुजा B है तो इसका स्क्वायर, तीसरा भुजा H है तो इसका स्क्वायर, और कहता है तीनों का जो योगफल है ना वो 8450 है। ठीक है, इतना है। अब आप ध्यान दीजिए, कारण निकालने के लिए H बराबर व्हाट? अब L² जोड़ B² बराबर क्या होता है? H² होता है। तो इसको लिख सकते हैं H² जोड़ H² कितना हो जाएगा? 8450। अब 2H² हो गया। 2H² बराबर कितना? 8450। ये 2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 4225। यानी 8450 का आधा कितना हो जाएगा?
4225। अब ये किसका वर्गमूल है? तो आपको पता चल गया होगा, लास्ट में 25 है तो लास्ट में 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा, तो 5 आएगा तो ये तो खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, 42 है, 42 को क्या लिखेंगे? सच्चक 42, दो एकदम कॉमन यानी क्रमागत लेते हैं, सच्चक 42, इसमें कितना हो जाएगा? 6, यानी 65 जो होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 65। और 65 कहाँ है? 65 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है ज़रूर करेंगे। तो जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं तो कीजिए, जो लाइक नहीं किए वो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जहां तक हो सके इन वीडियो को जो है जितना ज़्यादा मात्रा में जो है शेयर कीजिए, तो उससे जो है आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि और इसी तरह जो है हम चुनिंदे ऐसे सवाल लाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक ना, इसलिए आप लोग जो है बने रहिए वीडियो के साथ, ताकि आपको हर परिस्थिति में जो है मैथ की जो हर परिस्थिति उत्पन्न होगी उस हर परिस्थिति में जो है मैं आपके साथ रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम मैथ में जो है, जहाँ तक कि एनटीपीसी रेलवे की सवाल होगा तो हम आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। कोई भी सवाल जो है हम अब बहुत अच्छे तौर तरीके से हल करने का कोशिश करेंगे। तो आज बस इतना ही, तो चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक।